राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपके इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में। और इस इंडियन पॉलिटी क्लास में अपन जानेंगे अनुच्छेदों के बारे में, है ना, जो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से अपने अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानेंगे। देखो, इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने मंत्री परिषद के बारे में बात की, संसद के बारे में बात की, है ना, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, इनके बारे में बात की और इनसे संबंधित कौन कौन से अपने आर्टिकल थे, उन आर्टिकलों में क्या क्या बात कही गई थी उनके बारे में हमने समझा, पढ़ा, है ना, उसके बारे में अपनी थोड़ी बेसिक सी बातें की। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 100 तक अपन बात कर चुके हैं। उसके बाद कौन कौन से प्रमुख आर्टिकल हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान किए हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। अब देखो, उसके बाद जो प्रमुख आर्टिकल आता है अपना कौन सा, आर्टिकल 108। क्या नाम है, आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 108। अब देखो, ये जो आर्टिकल 108 है इसमें संयुक्त अधिवेशन का, संयुक्त बैठक का, किसका, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया हुआ है। अब संयुक्त बैठक का प्रावधान मतलब क्या, कि मान लीजिए कोई प्रस्ताव लेके आया, कोई विधेयक लेके आए, है ना। अब उस विधेयक में एक जो दल है या कहें एक जो सदन है उसमें पास हो जाता है, लेकिन जो दूसरा सदन है उसमें वो पास नहीं हो पाता। तो होगा क्या, तो ऐसे में हो सकता है कि जो सरकार है वह कंबाइंड बैठक बुला सकती है ना, तो संयुक्त बैठक बुला सकती है सरकार। अब देखो, किन किन प्रावधानों में, किन किन चीज़ों में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये भी चीज़ अपने को जानने योग्य है ना। जब संयुक्त बैठक का बात है, देखो, एक तो यदि महाभियोग लेकर आ रहे हो आपने ना, महाभियोग लेकर आ रहे हो तो वहाँ पर आप संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं लाओगे। उसके अलावा यदि धन विधेयक लाए हो तो वहाँ पर भी आप धन विधेयक, तो वहाँ पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाओगे, संयुक्त बैठक। और उस पर एक और है, कौन सा है, संविधान संशोधन बिल, है ना। यदि कोई संविधान संशोधन से संबंधित, संविधान संशोधन से संबंधित यदि कोई विधेयक लेकर आया जाता है तो उस समय संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। यानी कि ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या कभी संयुक्त बैठक बुलाई गई है? अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है, अब तब से लेकर अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है ना। 3 कब कब बुलाई चुकी है? एक तो देखो 1961 में बुलाई है ना, एक 1978 में और एक 2001 में, है ना। 1961 में एक एक्ट आया था, कौन सा, दहेज प्रथा से संबंधित, दहेज प्रथा से संबंधित एक बिल लेकर आए थे। तो उस समय जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 1978 में एक बैंक संबंधी बिल आया था, बैंक संबंधी बिल आया था, क्या, बैंक संबंधी बिल आया था, तो उस समय भी संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। उसके अलावा 2001 में 2001 में देखो एक एक्ट था, कौन सा, पोटा एक्ट। पोटा क्या एक्ट होता है, प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्ट, है ना। तो ये एक्ट लाया गया, तो उस समय ये जो एक्ट लाया गया था तो उस समय भी संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। अब देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन तीनों ही बैठकों में जो ये संयुक्त बैठक हुई थी, इन तीनों ही बैठकों में अटल बिहारी वाजपेयी जी मौजूद थे। तो यानी कि अपन समझ सकते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो कितना पुराना है। वो 1961 से पहले अपने सांसद बने हुए हैं, है ना, संसद में। और बाद में देखो 1999 में जाकर के वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो बहुत लंबा उनका करियर था राजनीतिक, है ना। तो ये ओवरऑल आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि भाई संयुक्त बैठक का अपने प्रावधान है। यदि एक सदन मंजूरी नहीं देता है ना, यदि एक सदन मंजूरी नहीं देता है, दूसरा दे देता है, तो उस समय संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कब नहीं बुलाई जा सकती? यदि जो विधेयक है वो महाभियोग से संबंधित है, यदि वो विधेयक धन विधेयक से संबंधित है, यदि वो संविधान संशोधन से संबंधित है ना। तो इन 3 चीज़ों पर होने पर जो संयुक्त बैठक है वो नहीं बुलाई जा सकती। और अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है ना। तो ये आपको बेसिकली जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 108 में दे रखा है। किसमें? आर्टिकल 108 में दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 109 में। देखो, आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 ये दोनों ही धन विधेयक से संबंधित हैं। किससे? धन विधेयक से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10, आर्टिकल 110, है ना। देखो, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है ना, धन विधेयक की डेफिनेशन दे रखी है, धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है, धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। किस में दे रखी है? आर्टिकल 110 में दे रखी है। लेकिन जो आर्टिकल 109 है, इस आर्टिकल 109 में इस धन विधेयक संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, धन विधेयक संबंधी कुछ विशेषताएं हैं वो इसमें दी गई हैं। अब धन विधेयक संबंधी क्या विशेषताएं हो सकती हैं? देखो, धन विधेयक में जब विधेयक की बात आती है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अधिकार दे रखे हैं ना, वो लोकसभा को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है, उसको ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं ना। अब होगा क्या यहाँ? होगा ये कि जब धन विधेयक लाया जाता है तो
तो उस समय सबसे पहले वो लोकसभा में लाया जाएगा। क्या लोकसभा में लाया जाएगा। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, है ना। अब लोकसभा में पारित होने के बाद ये कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। क्या राज्यसभा में जाता है ना। अब राज्यसभा में ये 14 दिन तक आप इसको रोक के रख सकते हो राज्यसभा में, इसको धन विधेयक को। यदि राज्यसभा देखो रिकमेंडेशन दे सकता है लोकसभा को कि भाई यार इसमें ये परिवर्तन कर दो, ये परिवर्तन कर दो, ये जरूरी है, लेकिन लोकसभा उनको मानने के लिए वैध नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई लोकसभा राज्यसभा की जो रिकमेंडेशन है उनको माने, है ना, ये कतई जरूरी नहीं है। अब देखो ये जो 14 दिन का अंतराल है, इस 14 दिन के भीतर भीतर जो राज्यसभा है उसको ये धन विधेयक पास करके देना होता है। यदि पास करके नहीं देंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक पास हो जाता है, इसको पास समझा जाता है, इसको मतलब पारित समझा जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। यानी कि जो धन विधेयक संबंधी जो डेफिनेशन है वो किस में, आर्टिकल 110 में है, और जो धन विधेयक संबंधी जो भी प्रावधान किए हुए हैं वो किस में है, आर्टिकल 109 में है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखो आर्टिकल 111 है, कौन सा है, आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में किसके बारे में, इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात की गई है ना, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, किसकी, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अब देखो वीटो शक्ति क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन, है ना। देखो दरअसल इस दुनिया में लगभग 4 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं, है ना। अब उस 4 प्रकार की वीटो शक्तियों में भारत में 3 ही प्रकार की वीटो शक्ति मिलती है, और उस 3 प्रकार की वीटो शक्ति में भी 2 प्रकार की अपने यहाँ अभी चलन में है ना। कौन कौन सी है, देखो एक तो है अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो, है ना। दूसरा है निलंबनकारी, कौन सा है, निलंबनकारी वीटो। तीसरा है क्वालिफाइड वीटो, और चौथा है जेबी वीटो। कौन सा है, जेबी वीटो, है ना। अब देखो ये क्या है, ये चारों वीटो की शक्तियाँ, ये अपन ध्यान से समझेंगे। देखो अत्यंतकारी वीटो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई विधेयक है, अब उस विधेयक को लोकसभा में भी पारित कर दिया है, राज्यसभा में भी पारित कर दिया है, अब उसको कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी हैं। अब वो जो विधेयक है वो किसके पास जाएगा, पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति ने मान लिया, मना कर दिया कि भाई नहीं कर रहा मैं, जा तू क्या करेगा बता। अब मना कर दिया डायरेक्ट, तो यानी कि उसने अपनी जो शक्ति है अत्यंतकारी वीटो है ना, ये शक्ति उसने लगा दी है अत्यंतकारी, यानी कि उसने डायरेक्ट ही सीधा जाके मना कर दिया कि मैं इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। जब राष्ट्रपति इस प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं, अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। ठीक है, अब निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वह ऐसे नहीं कहता कि भाई मैं ठीक है ये विधेयक है मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करूँगा, नहीं ऐसे नहीं कहता। तो फिर क्या कहता है कि भाई ये जो तुमने विधेयक भेजा है ना, थोड़ा इसको संशोधन करो, थोड़ा इसमें कुछ परिवर्तन करो, है ना। थोड़ी वो सिफारिश लगाता कि यार इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किस वीटो के तहत, निलंबनकारी वीटो के तहत। यानी कि जो निलंबनकारी वीटो है उसके तहत जो राष्ट्रपति है वह वापस से पुनर्विचार के लिए विधेयक को भेज सकता है, लेकिन अत्यंतकारी वीटो में पूरे तरीके से मना ही कर देता है कि भाई मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। जो क्वालिफाइड वीटो है इसमें देखो ये दरअसल भारत में नहीं है ये सिस्टम, है ना, ये अमेरिका वगैरह में सिस्टम है। जो अमेरिका में क्या सिस्टम है कि जब जैसे कि उनके भी 2 सदन है ना, तो जैसे ही दोनों सदनों से जो कोई विधेयक है वो पास होकर आया और वो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि भाई ठीक है देखो मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करूँगा, वो पुनर्विचार के लिए भेजेगा। पुनर्विचार करने के बाद यदि उस विधेयक को दोबारा से जितने मेजॉरिटी में पहले उसको प्रस्ताव को पारित करके भेजा था, यदि उससे ज़्यादा इस बार, है ना, उसको बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके भेज देते हैं राष्ट्रपति के बाद, इस बार ज़्यादा, है ना, तो राष्ट्रपति को कंपलसरी हो जाता है उस पर सिग्नेचर करना। तो ये जो शक्ति है ये कौन सी है, क्वालिफाइड वीटो। ये क्या है, क्वालिफाइड वीटो, है ना, यानी कि पहले से ज़्यादा उसे बहुमत की आवश्यकता होती है किसको, विधेयक को। ठीक है, जेबी वीटो का मतलब क्या होता है, जेबी वीटो मतलब कि जब सदन ने जो विधेयक है उसको पास कर दिया है, लेकिन जो राष्ट्रपति है उसकी वो टेबल पे पड़ा है, ना तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर रहा है ना, और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए भेज रहा, केवल उसके टेबल पर पड़ा है ना, यानी एक तरीके से उसने जेब में रख लिया है। तो ये कौन सा है, जेबी वीटो है। कौन सा है, जेबी वीटो, है ना।
अब देखो इसका तो उपयोग एक बार अपने भारत में भी हो चुका है, जे.बी. वीटो का, है ना। अपने जो राष्ट्रपति हुआ करते थे कौन से, ज्ञानी जैल सिंह, क्या नाम है, ज्ञानी जैल सिंह, है ना। ये अपने राष्ट्रपति हुआ करते थे और एक डाक से संबंधित कोई अपना विधेयक था, तो उस विधेयक को इन्होंने क्या है कि पूरे तरीके से जे.बी. वीटो में बदल दिया, यानी कि उन्होंने अपनी टेबल पर पड़े रहने दिया, ना तो उस पर सिग्नेचर किया पूरे तरीके से और ना ही उन्होंने उसको पुनर्विचार के लिए भेजा, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखने योग्य है। तो देखो इस तरीके से जो राष्ट्रपति है वीटो शक्तियों का उपयोग कर सकता है। अभी भारत में ज़्यादातर ये निलंबनकारी वीटो और जे.बी. वीटो, है ना, यही दो चलती हैं, लेकिन अत्यंतकारी वीटो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है ना दरअसल, क्योंकि भाई उसके पीछे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पीछे पूरी तरीके से कार्यपालिका का ही हाथ होता है, मंत्रिपरिषद ही काम करती है ना। वो तो एक तरीके से पपेट होता है ना। अब देखो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मान लीजिए यदि बाई चांस किसी कारणवश जो राष्ट्रपति है उसके चुनावों में धांधली हो जाती है और कोई गलत तरीके से चुनाव जीत के राष्ट्रपति बन जाता है, तो उस राष्ट्रपति के द्वारा जब तक उसका पता नहीं लग जाता कि यार ये गलत तरीके से राष्ट्रपति चुना है, तो उसने इस बीच में जितना भी काम किया है देश के लिए, तो क्या वह सही होगा या गलत ठहराया जाएगा। देखो उसको हमेशा सही माना जाता है, क्योंकि दरअसल राष्ट्रपति का काम क्या होता है, सिग्नेचर करने का। उसके पीछे तो पूरी कार्यपालिका होती है, मंत्रिपरिषद का हाथ होता है। तो यदि कोई गलत तरीके से भी चुन के राष्ट्रपति के पद पर चला जाता है तो उसके काम को गलत नहीं माना जाता, है ना। तो ये भी चीज़ अपने को समझने की है, ये भी आपको समझ में आनी चाहिए। ओवरऑल कहने की बात ये है, जो आर्टिकल अपना 111 है वो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों से संबंधित है ना। और वीटो शक्तियाँ किस किस तरीके से हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद अपन बढ़ते हैं कौन सा, आर्टिकल 112। कौन सा है आर्टिकल 112। देखो आर्टिकल 112 है, उसमें अपन किसकी बात करते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करते हैं। आर्टिकल 112 है ना। आर्टिकल 112 में किसके, वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। देखो हमारे संविधान में ये शब्द लिखा हुआ है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको अपन बेसिकली क्या बोल देते हैं, बजट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बजट बोल देते हैं। लेकिन बजट जैसे शब्द का अपने संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, उसकी जगह कौन सा शब्द है, वार्षिक वित्तीय विवरण है ना। अब 112 में जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो सरकार है उसके पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, है ना, और वो उस पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च करेगी। तो इस चीज़ का पूरा ब्यौरा उसको संसद में रखना पड़ेगा, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त होगा, किन किन तरीक़ों से पैसा प्राप्त होगा, और वह उस पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च करेगी। तो ये किस में बात की गई है, ये आर्टिकल 112 जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण है ना। अब देखो अब ये बात तो हो गई कि भाई पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ खर्च होगा, है ना, ये तो बात हो गई। अब इसके बाद देखो, अब जो आर्टिकल 113 है, आर्टिकल 113 है, इस आर्टिकल 113 में प्राकलन के बारे में दे रखा है ना, प्राकलन के बारे में दे रखा है। प्राकलन क्या करता है, प्राकलन में देखो जो पैसा है उस पैसे को सरकार कहाँ कहाँ पर खर्च करेगी उसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ड्राफ्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ड्राफ्ट बनाया जाता है। और इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए एक समिति गठित की जाती है। कौन सी, प्राकलन समिति। कौन सी, प्राकलन समिति। कौन सी, प्राकलन समिति। तो ये समिति गठित की जाती है और ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कि इस पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो ये कौन सा है, ये आर्टिकल 113 है जिसमें ड्राफ्ट वाला सिस्टम दे रखा है कि जो खर्चा है कहाँ कहाँ होगा, है ना, उसको बताए सरकार, है ना। तो उसके लिए ड्राफ्ट तैयार होगा, कहाँ कितना पैसा लगेगा। उसके बाद आर्टिकल 114 है, उसमें आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक, क्या नाम है, विनियोग विधेयक। क्या नाम है, विनियोग विधेयक, है ना। अब देखो ये जो विधेयक है ना, ये जो विधेयक है ये पैसे निकालने वाला विधेयक है। पैसे निकालने वाला मतलब कि देखो अब ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया है कि यार अपन जो सरकार है वो उस पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च करेगी, है ना, और कितना बजट आएगा, कितना पैसा लगेगा। उस पैसे को निकालने के लिए एक विधेयक लाया जाता है। कौन सा, विनियोग विधेयक। इस विधेयक को लाते ही जो सरकार है वह संचित निधि से पैसा मांगती है, संचित निधि से पैसा निकालती है, संचित निधि से पैसा निकालती है। और ये जो विधेयक है ये संसद में पास कराना होता है, संसद में पास कराना होता है। जैसे ही विनियोग विधेयक संचित जो संसद है उससे पास हो जाता है तो जो सरकार है वह संचित निधि से पैसा निकालती है डेवलपमेंट कार्यों के लिए। तो इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि जो संचित निधि है
जहाँ पर पैसा इकट्ठा है उस पर पूरे तरीके से किस पर कंट्रोल होता है, संसद का कंट्रोल होता है। यानी कि यदि संचित निधि से आपको पैसा निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी है संसद से ये विनियोग विधेयक पारित कराना, है ना, तभी आप उससे पैसा निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जो आर्टिकल 114 है वो विनियोग विधेयक के बारे में बात करता है। अब आर्टिकल 115 है उसके बारे में बात करते हैं। देखो आर्टिकल 115 में किसके बारे में बात की गई है, आर्टिकल 115 में अतिरिक्त अनुदान के बारे में बात की गई है। किसके में, आर्टिकल 115, आर्टिकल 115 किसके बारे में, अतिरिक्त अनुदान, क्या नाम है, अतिरिक्त अनुदान, है ना। अब देखो ये जो अतिरिक्त अनुदान है इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ने भाई बता दिया कि देखो भाई यहाँ इतना पैसा खर्च होगा, यहाँ इतना पैसा खर्च होगा, और उस हिसाब से ड्राफ्ट बना दिया। ड्राफ्ट बनाने के बाद विनियोग विधेयक भी आ गया और पैसा सरकार ने निकाल लिया। बाद में पता लगा पैसा तो कम पड़ा, तो बाद में जो पैसा कम पड़ा है तो अतिरिक्त पैसा भी निकाल सकती है। और ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 115 में है। किस में है, आर्टिकल 115 में है, अतिरिक्त अनुदान। यानी कि किसी काम को कंप्लीट करने के लिए सरकार बाद में भी अतिरिक्त अनुदान मांग सकती है, निकाल सकती है, ठीक है। तो ये किस में बात की गई है, आर्टिकल 115 में बात की गई है। आर्टिकल 116, क्या ना, आर्टिकल 116, आर्टिकल 116 में लेखानुदान के बारे में बात की गई है ना, लेखानुदान के बारे में बात की गई है। देखो लेखानुदान दरअसल जो चुनावी वर्ष होता है ना उसी में लाया जाता है, चुनावी वर्ष, है ना, चुनावी वर्ष में जिसमें अंतरिम बजट आता है, क्या अंतरिम बजट आता है, अंतरिम बजट आता है। अब ये देखो जो चुनावी वर्ष है उसी में ये लेखानुदान, मतलब कि जैसे देखो चुनाव आने होते हैं तो जैसे ही चुनाव होंगे तो पूरे तरीके से जो एक साल के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए बजट लाया जाता है। तो लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि वही सरकार उसी अगले टर्न में वही रिपीट करे, है ना, ज़रूरी तो नहीं है। तो उसके लिए जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक के लिए एक जो सरकारी मशीनरी है उसको काम कराने के लिए सरकार है वो पैसा निकालती है, उसके लिए बजट अलॉट करती है। और उस बजट को ही अपन क्या कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं। अब इस अंतरिम बजट में जो सरकार ये मांगती है संसद से भाई कि देखो ये जो चुनावी वर्ष है ये जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाते हमको इतना पैसा चाहिए। तो इतना पैसा निकालने के लिए सरकार ड्राफ्ट बनाती है, उसके बाद विनियोग विधेयक के माध्यम से क्या है पैसा निकालती है। लेकिन जो पैसा निकाला जाता है वो अंतरिम बजट यानी कि लेखानुदान होता है एक तरीके से ना, पूरे साल के लिए तो निकाला नहीं जाता ना। जो अंतरिम बजट है वो मतलब चुनावी वर्ष में निकाला जाता है ना, हो सकता है 4 महीने भी हो। जैसे कि अपन भारत की बात करें तो भाई अपनी जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें जून में अपना रिजल्ट आया, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता था यार कांग्रेस की सरकार बन जाए, है ना, ऐसा पर हुआ नहीं, असंभव हुआ, है ना, तो शायद होगा भी नहीं, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। तो अब ये जो फरवरी से लेकर और जो जून तक है ये जो 3-4 महीने का है, ये जो बजट कहाँ से निकलेगा, ये है अंतरिम बजट, है ना। तो ये अंतरिम बजट और इसके लिए कौन सा लेखानुदान निकाला गया था संचित निधि से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी में बात की गई है, आर्टिकल 116 में। किस में बात की गई है, आर्टिकल 116। अब देखो आर्टिकल 117 है, कौन सा है, आर्टिकल 117। और इस आर्टिकल 117 में इसमें वित्तीय विधेयक के बारे में बात की गई। किसके बारे में, वित्तीय विधेयक। अब देखो वित्तीय विधेयक मतलब क्या है कि जो वित्तीय विधेयक मतलब कि सरकार ने बताया कि भाई देखो अपन यहाँ पैसा खर्च करेंगे, ये बातें, है ना, इतना पैसा उन्होंने निकाला। अब उस पैसे को वो जांच करती है ना। वित्तीय विधेयक में पता लगता है कि सरकार ने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा खर्च हुआ, है ना, वित्तीय विधेयक में। तो ये जो विधेयक है ये लाया जाता है बाद में। अब देखो धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, धन विधेयक, एक तरफ धन विधेयक लिख लीजिए आप, है ना, और दूसरी तरफ वित्तीय विधेयक लिख लीजिए। देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। सबसे जब पहले तो ये है कि जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में ही सबसे पहले क्या है कि लाया जाएगा, लेकिन जो वित्तीय विधेयक है वो किसी में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है ना। इसमें क्या है, राज्यसभा को थोड़ी कम शक्तियाँ प्राप्त हैं। 14 दिन के भीतर यदि ये पास नहीं करता तो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। लेकिन यदि वित्तीय विधेयक ऐसा है ना तो राज्यसभा हो सकता है इसको रोक भी सकती है ना। राज्यसभा में यदि मेजोरिटी नहीं मिल रही है तो प्रस्ताव रुक सकता है ना। उसके अलावा देखो ये जो धन विधेयक होता है इसमें क्या है कि जो बजट है उसमें भाई कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ खर्च किया जाएगा ये दे रखा होता है। लेकिन वित्तीय विधेयक में आपने कितना पैसा निकाला और कहाँ पर खर्च किया, तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में पता लगती हैं, वित्तीय विधेयक से पता लगती हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। और जो वित्तीय विधेयक है उसमें किसमें 117 आर्टिकल 117 है उसमें इसकी बात की गई है। अब इसके बाद कौन सा आर्टिकल है अपना, आर्टिकल 118। कौन सा है, आर्टिकल 118।
और उस आर्टिकल 118 में दरअसल जो संसदीय समिति है, आर्टिकल 118 कौन सा है, आर्टिकल 118 कौन सा है, संसदीय समिति, संसदीय समिति है ना। अब देखो संसदीय समिति दरअसल दो तरह की होती है ना, संसद की कौन कौन सी समिति, एक तो है स्थायी, कौन सी है, स्थायी, और एक है अस्थायी, कौन सी है, अस्थायी। देखो स्थायी समितियों की बात करें तो जैसे कि वित्तीय समितियां है ना, वित्तीय समितियां, और वित्तीय समितियों में एक तो हो गई प्राकलन समिति हो गई, प्राकलन समिति हो गई है ना, प्राकलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई है ना। उसके अलावा लोक उपक्रम समिति हो गई, लोक उपक्रम समिति हो गई। तो ये वित्तीय जो समितियाँ हैं उसके अंदर तीन प्रमुख अपनी समितियाँ हैं। उसके बाद देखो सेवा समिति हो गई है ना, जांच समिति हो गई। तो ये सब किसके अंतर्गत आती है, स्थायी समिति के अंदर है। हर साल जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो इन समितियों का गठन करता है। अस्थायी यदि बात करें तो दो हैं, एक तो है प्रवर समिति है, संसदीय समिति, कौन सी है, संसदीय समिति, कौन सी है, संसदीय समिति है ना। तो अस्थायी में दो हैं, प्रवर समिति है और एक संसदीय समिति है। स्थायी में वित्तीय समिति हो गई, सेवा समिति, जांच समिति है ना। अब देखो प्राकलन समिति के बारे में बता चुका हूँ कि जो बजट है ना उसको एक तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है कि मतलब किस तरीके से जो सरकार है वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेगी। प्राकलन समिति के बारे में अपन बात कर चुके हैं जब मैंने आपको आर्टिकल 113 पढ़ाया था, ठीक है। जो लोक लेखा समिति, देखो प्राकलन समिति है ना ये सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 लोकसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं कितने, 30। जो लोक लेखा समिति है इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं ना। तो इस तरीके से 22 टोटल नंबर होते हैं इसमें। और जो लोक लेखा समिति होती है ना इसका काम होता है जो कैग, CAG है ना, कैग होता है, उसकी जो रिपोर्ट, उसने जो रिपोर्ट दी है उसकी जांच करता है कौन, लोक लेखा समिति है ना, ये काम होता है। जो लोक उपक्रम समिति है इसका काम होता है जितनी भी सरकारी अपनी कंपनियां हैं उनको कितना लाभ हुआ, उन पर कितना बजट खर्च किया गया है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कौन देखती है, ये लोक उपक्रम जो समिति होती है ये देखती है, ये जांच करती है, ठीक है। तो ये प्रमुख अपनी 3 समितियाँ। तो ये पूरा जो आर्टिकल 118 है जिसमें संसदीय समितियों के बारे में बात की गई है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, समझ में आनी चाहिए आपकी, है ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 120 के बारे में। किसके बारे में, आर्टिकल 120, किसके बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 120, किसके बारे में, आर्टिकल 120। देखो आर्टिकल 120 में संसद की भाषा दे रखी है ना, संसद की भाषा है ना, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद में कौन सी भाषा। देखो 2 भाषाएं हैं ना संसद की, एक तो हिंदी है और एक इंग्लिश है ना। यानी कि जो सांसद है वह हिंदी में भाषण दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है, तो क्या और लैंग्वेजों में नहीं दे सकता, दे सकता है। उससे पहले लोकसभा जो अध्यक्ष है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई मैं मराठी में, बंगाली में, गुजराती में स्पीच देना चाहता हूँ, तो वो दे सकता है ना, ऐसी कोई मैं। लेकिन जो एक्चुअली में जो संविधान में कहा गया कि भाई जो संसद की भाषा है एक तो हिंदी है और एक इंग्लिश है ना, ये 2 ही संविधान की भाषा हूँ। आर्टिकल 121, आर्टिकल 121 कहता है कि भाई कोई भी जो सांसद है या कहें कि जो संसद है वह किसी भी न्यायाधीश के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना, न्यायाधीश के कामों में कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा, उसके आचरण पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। किस में बात की गई है, ये आर्टिकल 121 है, उसमें बात की गई कि जो संसद है वो संसद सुप्रीम कोर्ट हुआ चाहे हाई कोर्ट हुआ उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना, उनके जो आचरण है उन पर सवाल नहीं उठाएगा। और यही जस्ट इसके अपोजिट बात किस में कही गई है, 122 में कही गई है। 122 में क्या कहेगी कि जो न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो संसद में क्या कार्यवाही चल रही है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए आप देखते होंगे संसद में इतना हंगामा उड़दंग होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार ही नहीं है, जो संसद में कुछ भी चल रहा है तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर कोई भी जज वगैरह उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, और जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर कोई भी सांसद टिप्पणी नहीं कर सकता, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं, आर्टिकल 121 और 122 ये दोनों में कही गई है ना। उसके बाद देखो आर्टिकल 123 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश, क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। देखो दरअसल क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जो भारत है, भारत में 3 अपनी संसद के प्रमुख सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। बाई चांस ऐसी कंडीशन पड़ जाए कि यार ये जो मतलब बहुत जल्दी अपने को कोई विधेयक लाना है और कोई सत्र नहीं चल रहा, तो उस बीच में क्या करेंगे, तो उस बीच में जो मंत्री परिषद है वो मंत्री परिषद राष्ट्रपति के माध्यम से एक अध्यादेश लाएगी। वो अध्यादेश होता है एक तरीके से कानूनी होता है ना, लेकिन वो कानून जब तक पूरे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, जब तक कि वो संसद से पारित नहीं हो जाता। लेकिन ये जो कानून है
ये जो एक्ट लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा इसको लाया गया। 6 माह के भीतर, है ना, 6 माह के भीतर इसको संसद से पास कराना होता है ना, 6 माह के भीतर को संसद से पास। अब जैसे कि कोई सत्र अपना स्टार्ट हो गया, तो जिस दिन से सत्र स्टार्ट हुआ है लोकसभा का, उसके 42 दिन तक वो जो अध्यादेश लाया गया था उसको संसद में रखाया जाए और उस पर वाद विवाद किया जाए, और उसके बाद जो क्या है कि उस विधेयक को पास किया जाए तो वो कानून बन जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है 42 दिन तक भी, तो वो जो अध्यादेश लाया गया था वो ख़त्म हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश लेके आते हैं, जब सत्र नहीं चलता तो कोई भी कानून जैसे लाना पड़ जाए तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश दे सकता है। ठीक है, तो ये किस में बात कही गई है? आर्टिकल 123 में बात कही गई है ना। तो देखो ये जो अपने हैं प्रमुख आर्टिकल हैं, जिसमें हमने वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, वित्तीय विधेयक क्या होता है ना, संयुक्त बैठक, धन विधेयक, और कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, है ना, उनके बारे में, संसद की भाषा क्या है, और भाई ये हमने, है ना, राष्ट्रपति का अध्यादेश, इनके बारे में पढ़ा। आर्टिकल 108 से लेकर आर्टिकल 123 तक हमने बात की। इससे आगे जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल 124 से जो प्रारंभ होता है ना। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं आपके लिए उपयोगी रही होंगी, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होंगी, है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।